डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड जिसमें हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें हमारा फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं MC मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज से। आज आपके सम्मुख हमारा जो टॉपिक है वो टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है, जिसमें हमने पहले मीनिंग ऑफ एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस और टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में इसके कुछ टेक्निक्स है, उसमें हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पूर्व के वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम लेंगे सेकंड हमारा जो टेक्निक्स है यानी कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी समानाकार वित्तीय विवरण। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि आपको मालूम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल डाटाज को लंबवत प्रतिशतों के रूप में दर्शाते हैं उन्हें हम समानाकार स्टेटमेंट कहते हैं। इन स्टेटमेंट्स में सभी अंकों को स्टेटमेंट के प्रमुख अंक यानी टोटल सेल्स जो हमारी है उसमें अथवा टोटल एसेट्स है या टोटल लायबिलिटीज़ है उनके प्रतिशत के रूप में सामान्य इकाई रूप में परिवर्तन किया जाता है और इस तरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो योग होता है उसे 100 में बदला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हैं, हमारा जो P&L अकाउंट है उसकी जितने भी मदें हैं उनकी जो नेट सेल के प्रतिशत के रूप में जब बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ को प्रत्येक मद को कुल एसेट्स और कुल लायबिलिटीज़ साथ में जो हमारी कैपिटल है उसको भी प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। अगर हम बात करें कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के जितने भी डाटाज है उनको एनालिसिस प्रतिशत के रूप में अनुपात दर्शाए जाते हैं और उनकी तुलना की जाती है। इस प्रकार जो तैयार किया गया जो स्टेटमेंट होता है वो हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट कहा जाता है। कहने का तात्पर्य इन्हें प्रतिशत के रूप में या 100% विवरण भी हम कह सकते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज जो P&L अकाउंट है वो दोनों इसमें सम्मिलित किए जाते हैं और इन स्टेटमेंट्स के निर्माण के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टोटल है उसे 100 मानकर उनकी जितने भी मदें हैं उनको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर कॉमन साइज बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट के जो पर्टिकुलर है उसमें नेट एसेट्स, फिर उसमें हम करंट एसेट्स को ले लेते हैं जैसे कैश, डेब्टर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल और फिर उसका टोटल जितनी करंट एसेट्स है उसका टोटल कर देते हैं, फिर उसमें से लेस कर देते हैं वर्किंग कैपिटल। फिर आती है हमारी निकल के उसमें से जैसे ही वर्किंग कैपिटल यानी करंट लायबिलिटीज उसमें लेस करते हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आती है। फिर उसमें से फिक्स एसेट्स होती है उन्हें लेस कर देते हैं। उसके बाद में शेयर होल्डर्स को दिखाते हैं, इसमें हमारे आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व आता है और P&L अकाउंट का जो बैलेंस बचता है उसमें शामिल किया जाता है। अगर हम कॉमन साइज P&L अकाउंट की बात करें तो इसमें भी जो कॉलम बनते हैं आइटम, अमाउंट और परसेंटेज में जितने भी उसके नेट सेल्स है उनको इसमें ले लेते हैं। कहने का तात्पर्य आइटम में हम नेट सेल्स ले लेते हैं, फिर उसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में उसमें जो एक्सपेंसेस है जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी जितने भी हैं उनका टोटल एक्सपेंसेस कर देते हैं। फिर बाद में उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से जितनी कॉस्ट निकालने के बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है, फिर उसमें ऐड कर देते हैं अदर इनकम जिसमें हमारा डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट आता है और लेस कर देते हैं अदर एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इस तरह से निकल कर हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है और फिर उसमें से इनकम टैक्स निकाल देते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है। इस तरह से कॉमन साइज P&L अकाउंट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की। अगर हम बात करें तो इसमें एक निश्चित तिथि या अध्ययन की प्रारंभिक तिथि की तुलना में क्रमिक वर्षों के
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदें होती हैं, उनमें जितना परिवर्तन चेंजेज हो रहा है उनको आधार मानकर व्यवसाय की फाइनेंशियल स्टडी का अध्ययन करने की जो विधि है उसे हम ट्रेंड एनालिसिस के नाम से जानते हैं। और इस मेथड के इस विधि के अंतर्गत विश्लेषण के लिए कोई भी संस्था है उसकी जितनी भी अवधि है जिसमें उसने कार्य किया है उनकी निष्पक्षता की जांच की जाती है। इसके लिए भी 3 मेथड्स अपनाए जाते हैं। इसमें पहला आता है ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड रेशियो और ग्राफिक्स, या जिसको हम बोलते हैं डायग्राम प्रेजेंटेशन। अगर हम ट्रेंड परसेंटेज की बात करें तो ये प्रतिशत ही ट्रेंड प्रतिशत कहलाते हैं। इसमें कई वर्षों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उनका टेबुलेशन करके एक अवधि सामान्यतः 1 वर्ष के आधार पर अन्य वर्षों के परसेंटेज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ज्ञात की जाती है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं सेल्स, मान लीजिए 97, 98, 99, 2000, 2001, इस तरह से 5 साल के जो ईयर्स के हैं उनकी सेल्स को ले लिया। उन सेल्स को फिर उसमें जो 1 वर्ष को उसका आधार मानकर अगर हम देखें तो उसमें जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रही है उसको कंपैरेटिव हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम ट्रेंड रेशियो की बात करें तो इस मेथड में बहुत सारे वर्षों की विभिन्न मदों में किसी एक वर्ष की मद को आधार मानकर अन्य वर्षों की उसी मद की रकम का अनुपात ट्रेंड रेशियो कहलाता है। मान लीजिए हम ले लें कोई भी 5 ईयर्स टाइम्स की हमने सेल्स ले ली, तो उसका 5 ईयर टाइम्स की जो सेल्स है अगर हम उसका रिप्रेजेंटेज करें, किस प्रकार से इंडेक्शन करें, तो परसेंटेज के आधार पर इंडेक्शन करके हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर है तीसरा ग्राफिकल में इसमें जितने भी ट्रेंड रेशियो उनको डायग्राम्स के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता है। साथ ही में इनमें जो जितने भी मदें हैं उनमें कंपैरेटिव प्रेजेंटेशन ग्राफ के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि समझने में अधिक स्पष्ट और शीघ्रतापूर्वक हम इससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यही करने के आजकल जितने भी प्रकाशक है अपने आर्टिकल्स में सेल्स है, उसका स्टॉक है, कैपिटल है, प्रॉफिट है, इन सभी को इन मदों में जो चेंजेज हो रहे हैं उनको दिखाने के लिए डायग्राम्स का यूज किया जाता है। फिर अगला है टेक्निक्स में रेशियो एनालिसिस, जिसकी हम बात करते हैं। कहने का तात्पर्य है रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो मदें हैं उनके समूहों में कैसा संबंध निर्धारण है या उनका प्रस्तुतिकरण है, इसको प्रेजेंट करने की एक प्रक्रिया है। जैसे कि आपको मालूम है रेशियो एनालिसिस किसी भी व्यवसाय को प्रभावित करने वाली इंटरनल और एक्सटर्नल जो घटनाएं हैं या उसके ऑपरेटिंग से संबंधित जितने भी व्यवहार है या परिणाम है या पूर्व निर्धारित जितने भी उद्देश्य है उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सारांश रूप से प्रस्तुत करने का एक ये मेथड है। अर्थात रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत जो ऑब्जेक्ट निर्धारित है उसमें 2 मदों के बीच जो संबंध है अनुपात के माध्यम से दिखाकर उसका इवैल्यूएशन या उसकी जो लॉन्ग टर्म रिडेमेबल कैपेसिटी है उसे या ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है या प्रॉफिटेबिलिटी है उसका इवैल्यूएशन आसानी से किया जा सकता है। फिर है नेक्स्ट टेक्निक हमारी फंड फ्लो एनालिसिस, कॉस्ट प्रभाव विश्लेषण। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बैलेंस शीट की एक निश्चित तिथि पर बिजनेस की जो कैपिटल है, उसकी लायबिलिटी है, उसकी एसेट्स है, उनका एक डायग्राम या चित्र हम स्पष्ट करते हैं। P&L अकाउंट एक निश्चित समयावधि में कोई एक प्रॉफिट या लॉस में चेंजेस जो होता है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करता है। इन दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 2 तिथियों या 2 पीरियड्स के बीच फंड्स के आवागमन को नहीं दर्शाते, जबकि एसेट्स और लायबिलिटीज की जो मदें हैं उनमें जितना भी परिवर्तन है उनको स्पष्ट रूप से परिवर्तन नहीं करते। अतः हम ये कह सकते हैं फंड्स के जो सोर्सेज हैं या फंड्स के जो यूजेज है यानी धन का आवागमन है, उन साधनों की जानकारी देने के लिए हमें फंड फ्लो एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, इसे काम में लिया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि फंड फ्लो एनालिसिस किसी भी व्यावसायिक संस्था के फाइनेंशियल संचालन का एक संक्षिप्त रिपोर्ट कार्ड हो सकता है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है
कि व्यवसाय की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें फाइनेंशियल सिस्टम किस प्रकार काम करता है, अर्थात फाइनेंशियल सोर्सेज का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। अगर हम कहने का तात्पर्य है फंड फ्लो स्टेटमेंट दो तिथियों के बीच किसी भी व्यवसाय संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन में होने वाले चेंजेस को प्रदर्शित करने की एक टेक्निक है या विधि है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में आगे हम देखेंगे। फिर है नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है जिसमें आता है कैश फ्लो एनालिसिस यानी रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। जैसा कि आपको मालूम है किसी भी व्यवसाय में यह जानना आवश्यक होता है कि किन किन साधनों से कैश प्राप्त हुई है और किन किन मदों में वो खर्च की गई है, अर्थात इसकी जानकारी फंड फ्लो स्टेटमेंट से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ के साथ साथ उसमें ऐसे व्यवहार भी सम्मिलित किए जाते हैं जिनका संबंध रोकड़ से नहीं होता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट किसी लॉन्ग टर्म अवधि में कैश और उसकी आवश्यकताओं का निर्धारण, उसकी उचित व्यवस्था करने के जो उद्देश्य है या विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रोकड़ के जो सोर्सेज हैं उनके उपयोग है या रोकड़ के प्रवाह का जो विवरण है वो इसमें दर्शाया जाता है। कहने का तात्पर्य है सिंपल संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि इन दो अवधियों के बीच व्यवसाय के रोकड़ में या उसके शेष में जो चेंजेज होता है उनका जो एक्सप्लेनेशन या उनका प्रेजेंटेशन जिस माध्यम से किया जाता है वो हमारा कैश फ्लो एनालिसिस कहलाता है। फिर नेक्स्ट टेक्निक है ब्रेक इवन एनालिसिस। अगर हम बात करें वित्तीय विश्लेषण की टेक्निक्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रॉफिट की जो राशि है उसका उत्पादन या उसके जो भी सेल्स है या प्रति इकाई सेल्स प्राइस है या वस्तु की जो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट है वो सभी इस पर निर्भर करती है। अर्थात वस्तु की उत्पादन मात्रा, उसका प्रॉफिट, उसके सेल्स वैल्यू में कैसा रिलेशन होता है वो इसमें ब्रेक इवन पॉइंट के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोडक्शन कॉस्ट क्वांटिटीज पर निर्भर करती है, फिर भी प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है अदर थिंग्स यानी अन्य बातों के समान रहने के साथ साथ वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है उसकी डिमांड पर निर्भर करती है, जबकि प्रॉफिट वस्तु के सेल्स और उसकी लागत पर निर्भर करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन के जिस स्तर पर टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स दोनों इक्वल होते हैं उस स्तर पर इन फैक्टर्स का विश्लेषण करने में या उनके संबंध दिखाने के लिए जिस टेक्निक को काम में लिया जाता है उसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से जानते हैं। इस टेक्निक की सहायता से बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का ज्ञान किया जाता है, साथ में उसकी लागत या उसके सेल्स वैल्यूज में जो चेंजेस का इफेक्ट आ रहा है उनको जाना जाता है। साथ में मैनेजमेंट में इस टेक्निक का प्रयोग उसके मैनेजमेंट के जो डिसीजंस है उसमें काम में लिए जाते हैं। कहने का मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस जिस स्तर पर टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स इक्वल होते हैं उसे ब्रेक इवन के एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम फाइनेंशियल यानी वित्तीय विश्लेषण टेक्निक्स को हम आसानी से समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में अब इतना ही। नेक्स्ट हम कल फाइनेंशियल टेक्निक्स में जो हमारा रेशियो एनालिसिस है उस चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।